प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रोटीन आज हम लोगों को पढ़ना है। और इसके पहले हम लोगों ने बायोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट कर लिए थे। जैसे विटामिन हमने कर लिया है, हमने खनिज कर लिया है, हमने आपके क्या कहते हैं डिजीज सभी कर लिया, यानी रोग से संबंधित सभी क्वेश्चन कर लिया। यह वीडियो आपका यूपीटीपीएससी पेट की परीक्षा की दृष्टि से और लेखपाल इत्यादि यूपीटीपीएससी में होने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस सीरीज में ऑल इन वन की सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीटीपीएससी की उन सभी क्लासेस को जो परीक्षाओं की दृष्टि से क्या होती है आपकी महत्वपूर्ण है। यूपीटीपीएससी के गठन से लेकर के और यूपीटीपीएससी के आज तक की डेट के जितने भी क्वेश्चन कराए गए उन क्वेश्चन को इस सीरीज में कराया जाता है, सब टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज। तो मुझे उम्मीद है कि आप चैनल का हिस्सा बनेंगे और इस वीडियो को ज़रूर करेंगे जो आपके लिए हितकर और लाभदायक होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, प्रोटीन के बारे में आपको बताना है। प्रोटीन पोषक तत्वों में से एक है जो कैलोरी प्रदान करते हैं। कह रहा प्रोटीन पोषक तत्वों में से एक है जो कैलोरी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे यहाँ पे ऑप्शन कौन सही हो जाता है। ऑप्शन हो जाता है आपका प्रोटीन 3 पोषक तत्वों में से एक है जो कैलोरी प्रदान करते हैं। कह रहा 3 पोषक तत्वों में एक होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, दूसरा है आपका कौन है फैट है, और तीसरा कौन हो जाता है प्रोटीन हो जाता है। तो 3 पोषक तत्वों में से एक है कौन प्रोटीन है जो आपको क्या करता है कैलोरी प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, कह रहा प्रोटीन 3 पोषक तत्वों प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट में से एक है जो ऑक्सीकृत होकर के ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऑक्सीकृत होकर के ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? कह रहा हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? तो आप कहेंगे वृद्धि और मरम्मत के लिए। किसके लिए? वृद्धि और मरम्मत के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए? वृद्धि और मरम्मत के लिए उत्तरदायी होता है। हमारे भोजन से प्राप्त होने वाला आहार प्रोटीन घटक मुख्य रूप से शरीर की वृद्धि और उसकी मरम्मत के लिए उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर को अमीनो एसिड प्राप्त होता है? कह रहा किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर में अमीनो एसिड प्राप्त होता है? तो प्रोटीन के जरिए हमारे शरीर में अमीनो एसिड प्राप्त होता है। हमारे शरीर को प्रोटीन के जरिए अमीनो एसिड प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशनल अमीनो एसिड है? कंडीशनल अमीनो एसिड है, तो आपका नाम क्या हो जाएगा? आर्जिनिन है। कौन है? आर्जिनिन है जो कंडीशनल अमीनो एसिड है। अमीनो अम्ल प्रोटीन निर्माण के घटक होते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन निर्माण में लगभग 20 अमीनो अम्ल शामिल होते हैं, जिनमें से 9 अमीनो अम्लों को मानव शरीर संश्लेषित नहीं कर सकता है, अतः ये आहार में अनिवार्य अमीनो अम्ल कहलाते हैं। शेष 11 अमीनो अम्लों में से 8 ऐसे होते हैं जो कंडीशनल अनिवार्य होते हैं, अर्थात इनका शरीर में संश्लेषित सीमित परिस्थितियों में होता है और कतिपय स्थितियों में इन्हें आहार में लेना अनिवार्य होता है। आर्जिनिन कंडीशनल अमीनो एसिड है। ग्लूटेमिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड और अल्निन गैर अमीनो अम्लों में शामिल है, अर्थात इनका शरीर द्वारा संश्लेषण प्राप्त नहीं होता है। आपको सिर्फ एक क्या बताना है, निम्नलिखित में कंडीशनल अमीनो एसिड, तो आप कहेंगे आर्जिनिन है। कौन है? आर्जिनिन है। आपका आंसर कौन से हो जाता है? आर्जिनिन हो जाता है। चलिए इधर आ जाते हैं और इधर आ जाएंगे तो आपका क्वेश्चन दे रहा है प्रोटीन का उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है। तो कह रहा है प्रोटीन का अच्छा और सस्ता स्रोत भी है और कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा स्रोत भी है, तो आप कहेंगे फलियाँ। कौन है? फलियाँ हैं। कौन है? फलियाँ हैं। आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? फलियाँ होता है। चलिए, फलियाँ यानी बीन्स फवेसी या लेग्युमिनेसी कुल के अंतर्गत शामिल द्विबीजपत्री आवृतबीजी पौधों से संबंधित है। ये प्रोटीन का उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन के अच्छे विकल्प हैं। सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है? सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है? तो आप कहेंगे प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सोयाबीन में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट चीनी, शहद, दूध, आलू आदि में और वसा, घी, तेल, दूध, मांस आदि में तथा खनिज मांस, दूध, हरी सब्जियां आदि में पाया जाता है। ठीक है, मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने और एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? कह रहा मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो आप कहेंगे प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कैल्शियम, तो आप कहेंगे प्रोटीन। सबसे ज़्यादा आवश्यक कौन है? प्रोटीन है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? प्रोटीन है। प्रोटीन जीव जंतुओं के शरीर की निर्माण सामग्री है। मांसपेशियों के निर्माण, वृद्धि और एंटीबॉडी बनाने के लिए यह एक अति आवश्यक है। इसकी कमी से शारीरिक विकास और वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और एंटीबॉडी का निर्माण न होने से प्रतिरोधक
क्षमता का भी ह्रास होता है। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो आप कहेंगे गेहूं में 12% प्रोटीन पाया जाता है। कितना? 12% प्रोटीन पाया जाता है। चकबंदी लेखपाल में पूछा गया तो आगे वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो दालें अच्छा स्रोत होती हैं प्रोटीन्स का। किसका अच्छा स्रोत होती हैं? प्रोटीन्स का अच्छा स्रोत होती हैं। आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? कह रहा है हीमोग्लोबिन किसका वाहन करता है? तो ऑक्सीजन का वाहन करता है, यानी ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो मानव रक्त में पाया जाता है। यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। इसमें हीम नामक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। एक समान व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम से 100 मिलीग्राम पर रुधिर में होती है। ठीक है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, उसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन है। उसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन है। ये आसान सा क्वेश्चन लेखपाल में पूछा गया था, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कह रहा किसकी कमी से क्वेश्चन प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? प्रोटीन की कमी से क्वेश्चन नामक विकार हो जाता है। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से क्वेश्चन नामक विकार हो जाता है, यानी बच्चों की वृद्धि नहीं होती है। प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? क्वेश्चन नामक डिजीज हो जाती है। कौन सी? क्वेश्चन नामक डिजीज हो जाती है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होती है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण कौन सी विटामिन होती है? तो आप कहेंगे क्वेश्चन हो जाता है। यकृत में विषहरण के दूसरे चरण के दौरान के अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो आप कहेंगे प्रोटीन के अणु बाहर। ठीक है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। पित्त का उत्पादन, ग्लाइकोजिनोलिसिस, यूरिया का संश्लेषण, रक्त में अमीनो अम्लों का नियमन आदि इसकी प्रमुख क्रियाएं हैं। यह विषहरण में भी प्रमुख भूमिका निभाता है। यकृत के विषहरण के दूसरे चरण के दौरान प्रोटीन के अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और इन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है? मूल खंड बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? प्रोटीन को जाना जाता है, जो शरीर के निर्माण में आवश्यक होते हैं। जीव विज्ञान विविध से कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके लिए लगातार इंपॉर्टेंट हैं और जीव विज्ञान विविध में 12 PDF है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देख के जाइएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पक्का मिलेगा। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 22 अगस्त से पेट का एग्ज़ाम अगर हो जाता है, हालांकि उम्मीद कर रहे हैं बहुत सारे लोग कि पेट का एग्ज़ाम टलेगा, लेकिन फिर भी अगर पेट का एग्ज़ाम हो जाता है तो 22 अगस्त से आपके लेखपाल की क्लास स्टार्ट की जाएगी, जिसमें आपको हिंदी और GS की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। मैथ और रीजनिंग की क्लासेस हमारे चैनल पर अभी नहीं चल पा रही हैं, जिसके लिए आप कहीं से अपनी तैयारी करते रहें, लेकिन रीजनिंग और हिंदी और GS की क्लासेस आपको फ्री में प्रदान की जाएंगी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कूटपाद है जिसमें अमीबा अपने भोजन को निगलता है? कह रहा कौन सा एक कूटपाद है जिसमें अमीबा अपने भोजन को निगलता है? तो उसे क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया के माध्यम से अपने भोजन को निगल जाता है। कह रहा झूठा पैर बनाता है और अपने भोजन को निगल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कॉलोनियल के स्वरूप में पाया जाता है? कॉलोनी बना के रहता है। कॉलोनियल का मतलब क्या है? कॉलोनी बना के रहता है, समूह बना के रहता है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा कौन सा? वालबाक्स। वालबाक्स एक शैवाल है जो कॉलोनी बना करके रहता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से वर्ग इंसेक्टा यानी कीट के संदर्भ में कौन सा गलत है, पहचान करके बताइए। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं, ये सही है। इनके पैर आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक, इनके प्रत्येक खंड में 1 जोड़ी पैर होते हैं, ये आपका गलत है। इनके प्रत्येक जोड़ी में 1 खंड पैर नहीं होते हैं, ये आपका गलत है। बाकी आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। हमसे पूछ रहा था गलत कथन का आप बताइए, तो तीसरा आपका गलत है, बाकी सभी क्या हैं? आपके सही हैं। और चौथा जो दिया गया है, इनके कच्छी खंडों में पैर विद्यमान रहते हैं। कच्छी खंडों में पैर विद्यमान रहते हैं, तो आपका C वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सही सभी आपके क्या हैं? सही। कह रहा वर्ग इंसेक्टा के प्रत्येक शरीर खंड में 1 जोड़ी पैर नहीं होते हैं, इनमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। ये संघ आर्थ्रोपोडा के सदस्य हैं। फार्माविजन 2020 भारत में किसकी अग्रणी रूप से विकसित
करने का कार्यक्रम, कह रहा फार्मा विजन 2020 भारत को किसमें अग्रणी रूप से विकसित करने का कार्यक्रम है। तो कह रहा है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो औषधि निर्माण। फार्मा किसके लिए है, आप सुने होंगे आपके इष्ट मित्र में या आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में कोई फार्मा इंडस्ट्री में काम करता होगा, एमआर होगा, मैनेजर होगा, ठीक है, तो वो फार्मा इंडस्ट्री में काम करता है, फार्मास्यूटिकल कहते हैं। ये किसके लिए है, तो आप कहेंगे ये किसके लिए, जल्दी बता दीजिए, औषधि निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फार्मा विजन 2020 भारत को औषध निर्माण के अग्रणी रूप से विकसित करने का एक कार्यक्रम है। इस विजन के अनुसार भारत को दवाइयों के निर्माण में ग्लोबल लीडर के रूप में उभारने का मौका मिलेगा। 21 दिसंबर 2018 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 70वें भारतीय फार्मास्यूटिकल कांग्रेस को संबोधित करते हुए फार्मा विजन 2020 की घोषणा की थी। पेप्टाइड बंध का निर्माण किसके बीच होता है, पेप्टाइड बंध का निर्माण किसके बीच होता है, दो अमीनो अम्लों के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह के बीच में जो बांड बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं, आप जल्दी बता दीजिए क्या कहते हैं, उससे पेप्टाइड बांड के। कोलीफॉर्म जीवाणु की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है। कोलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या किसके बारे में, तो नदी के जल के सूक्ष्मजीवी संदूषण के बारे में, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है ऐसे अमीनो एसिड जिनमें COOH समूह के बदले NH2 समूह उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं बेसिक अमीनो एसिड। क्या कहते हैं, बेसिक अमीनो एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिक अमीनो एसिड कहते हैं। और उसके बाद NH2 की तुलना में COOH समूह वाले अमीनो अम्ल को क्या कहते हैं, तो उसे क्षारीय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे अम्ली या एसिडिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिडिक या अम्ली कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी फसल अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होती है। अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होने वाली फसल का नाम क्या है, आलू होती है। आलू क्या होती है, अगेती झुलसा रोग से प्रभावित हो जाती है। आलू की फसल में अगेती झुलसा रोग अल्टरनेरिया सोलिनाई नामक कवक द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। इस रोग में आलू की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। अगेती झुलसा रोग का प्रकोप निचली पत्तियों के प्रारंभ होता है। इसके फलस्वरूप गहरे भूरे रंग के कुंडलाकार लच्छेनुमा धब्बे बनते हैं जो बाद में बीच से टूट जाते हैं। प्रभावित पत्तियां शाखाओं में टूटकर गिर जाती हैं जिससे इसे अत्यंत नुकसान होता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी का पता कैसे करें, माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी का पता करें। तो बैगन की छोटी पत्ती किसके कारण होती, माइकोप्लाज्मा के कारण होती। किसके कारण होती, माइकोप्लाज्मा के कारण होती है। मक्के के लिए उगने से पहले इस्तेमाल करने के लिए निम्नलिखित में से किसे तृणनाशक यानी हर्बिसाइड की सिफारिश की गई है। तो अट्राजीन, किसका, अट्राजीन का। देखते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। अट्राजीन नामक कीटनाशक एक प्रमुख मक्के में उगने से पहले इस्तेमाल करने की सिफारिश की गई है। अट्राजीन का प्रयोग मक्के की फसल लगाने से पूर्व की जाती है, ठीक है। अच्छा, किसका, गन्ने की फसल लगाने से पूर्व की जाती है, ठीक है। चलिए, किसकी कमी के कारण फल चटकता है यानी फट जाता है। किसके कमी के कारण फल बीच में से फट जाता है, तो आप कहेंगे बोरान की कमी के कारण। किसके कमी के कारण, बोरान की कमी के कारण फल बीच में से क्या होता है, फट जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इस तरफ है और इस तरफ से हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करते हैं, कोशिश करते हैं बहुत जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे तो ये प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे। खट्टे फलों में कैंकर की बीमारी किसके कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है। किसके कारण, सिट्रोमोनास, ठीक है। किसके कारण होता है, जेंथोमोनास सिट्री के कारण। किसके कारण, जेंथोमोनास सिट्री के कारण एक बैक्टीरिया है जिससे खट्टे फलों में क्या होता है, रोग लग जाता है। आलू में ब्लैक हार्ट किसके कारण होता है, आलू का ब्लैक हार्ट रोग किसके कारण होता है, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण। भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्लैक हार्ट नामक रोग हो जाता है। नारियल के रेशे और शक्तिशाली फैटी एसिड बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इनके मध्य श्रृंखला कहा जाता है, क्या कहते हैं, इसके मध्य की श्रृंखला को क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। काफ़ी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोंकली सब्जियों में किस परिवार से संबंधित है। किस परिवार से संबंधित है, फूल गोभी से संबंधित है। किससे संबंधित है, ब्रोंकली किससे संबंधित है, फूल गोभी। हरी वाली जो पत्ता गोभी आती है, हरी वाली जो फूल गोभी आती है उसकी बात हो रही है। कह रहा है में प्रतिऑक्सीकारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर के स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो किसमें, फाइटोन्यूट्रिएंट्स में। फाइटोन्यूट्रिएंट्स में क्या होता है कि एक सहायक क्या होता है, ऑक्सी प्रतिकारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी के गुण पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। किस स्वास्थ्य संगठन WHO की संतुलित आहार की सलाह के अनुसार
अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ाने में से बचने के लिए कुल वसा कुल ऊर्जा सेवन से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 30% होता है। कितना होता है? 30% होता है। कितना? 30%। आगे बढ़ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान हाइड्रोलॉजिकल अथवा जल चक्र का भाग नहीं? हाइड्रोलॉजिकल अथवा जल चक्र का भाग नहीं, तो कौन है? विसरण। कौन है? विसरण हो जाता है। जल चक्र में पानी का भाप बनना एक प्रक्रिया है जिसमें वाष्पीकरण, वर्षण, वाष्पोत्सर्जन एक भाग बनाने की प्रक्रिया शामिल है, जबकि विसरण में नहीं। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है? लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है? ऐसी स्थिति जहाँ छोटी अतड़ियाँ दूध उत्पादन में चीनी को तोड़ पाती हैं। उसके बाद इधर आ जाते हैं। कह रहा है लैक्टोज इंटॉलरेंस एक सामान्य पाचक समस्या है जिसमें छोटी आंत में दुग्ध पदार्थ में पाए जाने वाली शर्करा लैक्टोज का पाचन बाधित हो जाता है। वैसे यह समस्या नुकसान रहित है, परंतु यह काफ़ी असहनीय होती है। इसके कारण डायरिया या गैस बनने की समस्या हो जाती है। निम्नलिखित जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता? तो वह किस में नहीं पाया जाता न्यूक्लियस? बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसी कारण इसे मोनेरा किंगडम में और प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। प्रसिद्ध डाली भेड़ किस तकनीकी के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आई थी? तो किसके द्वारा? क्लोनिंग के द्वारा अस्तित्व में आई थी। डाली भेड़ किसके कारण आई थी? क्लोनिंग के द्वारा आई थी। भोजन के किस अवयव का सफल क्लोरिफिक मान सर्वाधिक होता है? वसा का क्लोरिफिक मान सबसे ज़्यादा होता है। वसा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा से सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितना ऊर्जा प्रदान करते हैं? 4 किलो कैलोरी। कितना? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं। 4.10 किलो कैलोरी होता है। और उसके बाद शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। कौन महत्वपूर्ण है? तो आप कहेंगे पोटेशियम महत्वपूर्ण है। कौन महत्वपूर्ण है? पोटेशियम महत्वपूर्ण है। शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों को सही तरीके से काम करने के लिए आवश्यक प्रमुख खनिज सोडियम और पोटेशियम है। सोडियम का प्रमुख स्रोत खाने वाला नमक, जबकि पोटेशियम का प्रमुख स्रोत मांस, दूध और साबुत अनाज, ताजे फल होते हैं। साबुत अनाज मतलब अंकुरित अनाज। ठीक है। उसके बाद मनुष्य के किस अंग भाग की पहचान करें? उस अंग भाग की पहचान करें जो श्वसन प्रक्रिया से संबंधित है। तो मनुष्य के जो श्वसन प्रक्रिया से संबंधित है वो क्या है? केश का त्वक। ठीक। देखते हैं। केश का त्वक का कार्य ग्लोमेरुलर फिल्टर का उत्पादन करने के लिए प्लाज्मा फिल्टर करता है, जबकि ताकि 3 श्वसन प्रक्रिया में काम आते हैं। तो कह रहा 3। अच्छा, प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, तो आपका ये है प्रक्रिया से संबंधित नहीं। बाकी वायु कोशिका, सूक्ष्म वायु श्वसनी और फुफ्फुस वर्णी, ये सभी किसके लिए हैं? तो आपके श्वसन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए? श्वसन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है? कह रहा स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है, तो आप कहेंगे स्केलियोडान। स्केलियोडान क्या है? मछली है, स्तनपायी नहीं। स्तनपायी उस जंतुओं को कहते हैं जिनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं तथा यह अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो ये आपका स्केलियोडान यहाँ पे मछली है जो कि स्तनपायी नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग USDA के दिशा निर्देशों के अनुसार 30 साल से अधिक उम्र के निष्क्रिय पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन कितने कैलोरी खुराक का सेवन करना चाहिए? कह रहा है कि कितने खुराक का? तो 1600 से कितना, आप यहाँ पे देखिए दिया गया है 1600 से 2400 कैलोरी ऊर्जा का। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अगर 31 से 35 साल का है पुरुष, निष्क्रिय है और निष्क्रिय महिला है, तो अगर मतलब कोई काम नहीं कर रहे हैं तो इनको कितनी कैलोरी चाहिए? तो इनको पुरुष को कितना चाहिए? 2400 कैलोरी और महिला को कितना चाहिए? 1800 कैलोरी। ठीक है। उसी पे अगर 36 से 40 साल का 2400 1800। ठीक है। उसके बाद 31 से 45 साल है तो 2200 और 1800। 46 से 50 साल है तो 2200 और 1800। लेकिन 51 से 55 साल तो 2200 1600। 56 से 60 साल 2200 1600 और 61 प्लस वाले को 2000 और 1600 किलो कैलोरी का ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? तो आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट से। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो संतुलित आहार में किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? तो होती तो अधिकतम ऊर्जा वसा से है, लेकिन यहाँ देखिए दिए गए विकल्प में संतुलित आहार से भोजन का कार्बोहाइड्रेट अवयव में अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रोटीन से 3.2 कैलोरी तथा वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो उस हिसाब से तो आंसर आपका वसा होना चाहिए। ठीक है। लेकिन
ठीक है, एक मिनट ध्यान से सुनिएगा, उस हिसाब से आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, वसा यानी लिपिड होनी चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि आप जितना कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उतना लिपिड और प्रोटीन, लिपिड और वसा नहीं खाते हैं। इस कारण से आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। कह रहा संतुलित आहार में, यानी आप जब भोजन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, वसा कम खाते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए, नेशनल हेल्थ सर्विस NHS यूके और US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार वयस्क सक्रिय व्यक्तियों का कैलोरी सेवन क्या होना चाहिए, कैलोरी सेवन क्या होना चाहिए, तो आपका आंसर होगा कैलोरी सेवन क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे 2500 कैलोरी होनी चाहिए। कितना, 2500 कैलोरी होना चाहिए। उसके बाद पौधों की पत्तियों में बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जहाँ से पानी का वाष्पीकरण होता है क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। पानी का पत्तियों से उड़ना क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहता है। और कहीं खुले स्थान जैसे तालाब से, नदी से, पोखरा से पानी का उड़ना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। या आपका भाप निकलता है कुकर से, ये सब कड़ाही से, तो उसे क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है, कह रहा जड़ परजीवी का एक उदाहरण है, तो आपका आंसर सही होगा कौन सा, तो आप कहेंगे ओरोबेंच। कौन है, ओरोबेंच है, ओरोबेंच आपका आंसर सही होता है, ओरोबेंच। परजीविता पूर्ण, टोटल या आंशिकता हो सकती है। ठीक है, आंशिक हो सकती है। पहला जीवन पर्यंत पोषण का परजीवी बनकर रहता है और पूर्णतः निर्भर होता है, जबकि दूसरा पोषण पर केवल आंशिक रूप से निर्भर रहता है और स्वतंत्र जीवन की प्रवृत्ति रखता है। विशेष शरीर भाग के आधार पर परजीवी को तना, जड़ और पर्ण, ठीक, परजीवी के रूप में श्रेणीगत किया गया है। कस्कुटा, अमरबेल के पौधे पूर्णतः तना परजीवी होते हैं, जबकि ओरोबेंच, रेफ्लिसिया, बेलनोफेरा आदि में पूर्ण पौधे पूर्ण जड़ परजीवी होते हैं। स्टेम न्यूडुलाइटिंग लिग्यूम की पहचान करें, स्टेम लिग्यूनाइटिंग लिग्यूम की पहचान करें, तो आप कहेंगे, आपका आंसर सही होगा सेसबानिया एक्यूलेटी। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर अंगों, कोशिकाओं और ऊतकों को संरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्रायो संरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रायो संरक्षण कहते हैं, जिसपे आपके स्पर्म हो, अंग हो, कोशिका हो, इन सभी को क्या किया जाता है, नाइट्रोजन के -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, जिसे क्रायो संरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रायो संरक्षण कहते हैं। याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। खरपतवार फ्लारिस माइनर किस प्रजाति कुल से संबंधित है, तो खरपतवार फ्लारिस माइनस से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे ग्रेमनी से संबंधित है। किससे, ग्रेमनी कुल से संबंधित है। ठीक है, धान, गेहूँ, चावल, ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं आपका ये बांस, ये सभी इसमें आते हैं। हीरोइन जो नशीले दवाइयों के दुरुपयोग के लिए इस जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है, निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है। हीरोइन का नाम आपने सुना होगा, किससे प्राप्त की जाती है, पोस्ता से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है, पोस्ता से प्राप्त की जाती है। हीरोइन को डाई एस्टिल मार्फिन भी कहा जाता है। हीरोइन को मार्फिन एवं एस्टिल एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया कराकर बनाया जाता है। मार्फिन अफीम में पाया जाने वाला एक क्षारीय पदार्थ है जो पोस्ता पौधे के बिना पके हुए फल के दूध से प्राप्त किया जाता है। कपास के स्टेम एप्लीकेशन का उपयोग निम्न में से किसके प्रवर्धन के लिए किया जाता है। कपास के स्टेम एप्लीकेशन का उपयोग निम्न में से किसके प्रवर्धन के लिए किया जाता है, आप कहेंगे चूसक कीट के लिए किया जाता है। किसके लिए, चूसक कीट के लिए किया जाता है। चलिए, दो या दो से अधिक लोकाई के एलीलों के बीच अंतःक्रिया को किस प्रकार जाना जाता है, किस प्रकार जाना जाता है, तो आप कहेंगे एपिस्टाइटिस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, एपिस्टाइटिस के नाम से जाना जाता है। पुस्तक फंगी एंड डिजीज इन प्लांट्स के लेखक कौन है, पुस्तक है फंगी एंड डिजीज प्लांट्स के लेखक कौन है, फंगी एंड डिजीज प्लांट्स के लेखक कौन है, तो डॉक्टर E.J. बटलर। कौन है, डॉक्टर E.J. बटलर हैं। एक कीट की रक्त शर्करा है, एक कीट की रक्त शर्करा क्या है, ट्रेहाइलोज। क्या है, ट्रेहाइलोज। ट्रेहाइलोज एक डाइसेक्राइड शर्करा जो मुख्यतः कीटों, शैवालों, खमीर, कवक व पौधों में पाया जाता है। किसमें, ट्राइहेलोज एक डाइसेक्राइड शर्करा है जो मुख्यतः कीटों, शैवालों, खमीर, कवक व पौधों में पाया जाता है। पार्थिनियम को कैसे जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है, कहेंगे जाइगो ग्रामा बेकोलेरा द्वारा।
किस हार्मोन का उपयोग तृणनाशक के रूप में किया जाता है? किस हार्मोन का उपयोग तृणनाशक के रूप में किया जाता है? तो आप कहेंगे ऑक्सिन का और 2,4-D का। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन प्राकृतिक का उपयोग तृणनाशक के रूप में किया जाता है, हर्बिसाइड के रूप में, जबकि सिंथेटिक हार्मोन 2,4-D जिसे कृत्रिम ऑक्सिन का नाम दिया गया है, खरपतवार को नाश करने के लिए उत्तरदायी होता है या जिम्मेदार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है? कह रहा पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है, तो आप कहेंगे प्रदूषणकारी तत्व से मुक्त, खनिज पदार्थों से मुक्त, एसिडिक पीएच, ये आपका मापदंड में नहीं आता है। ठीक है, पानी न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। वित्तीय वर्ष 2018 में भारत के फार्मा निर्यात था, कितना था फार्मा निर्यात? तो आप कहेंगे $17 बिलियन। कितना? $17 बिलियन। देखिए ये क्वेश्चन अब आपका अगर आएगा भी तो 21 का पूछा जाएगा, तो 21 का डाटा आपको याद करना होगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज जो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज 1928 ईस्वी में। कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं जो बाद में बच्चों का रूप ले लेते हैं। ठीक, बच्चे के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें हम लोग कहते हैं बीबी पैराइसी या बीबी पैरस कहते हैं। जरायुज जानवर कहा जाता है, जो बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जरायुज जानवर कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, उसको बीबी पैरस भी कहते हैं। सितंबर 2017 में एशिया का पहला दोनों ऊपरी बाहों का सफल प्रत्यारोपण निम्नलिखित में से किस राज्य के अस्पताल में किया गया था? आपका आंसर सही हो जाएगा, किसमें? केरल में किया गया था। कहाँ किया गया था? केरल में किया गया था। ठीक है, अमृता हॉस्पिटल केरल में किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ सहयोग किया और अपनी परिणत भारत में हरित क्रांति के रूप में शंखनाद किया, यानी हरित क्रांति को ले आया भारत में? तो उनका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन। क्या नाम है? एम.एस. स्वामीनाथन उनका नाम है। तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे एम.एस. स्वामीनाथन, आपके हरित क्रांति के लिए जिम्मेदार वैज्ञानिक होते हैं, भारत के कृषि वैज्ञानिक हैं। हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। भारत में इसकी शुरुआत 1966 से और 67 में हुई थी, तब भारत में इसका जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। प्याज कंद की विशेष महक किस कारण से होती है? कह रहा प्याज आप खाते हैं तो उसमें महक आती है ना, तो क्यों इसकी महक आती है, यानी बदबू क्यों करती है? तो आप कहेंगे सल्फर यौगिक कारण। जब प्याज काटा जाता है तो आपकी आंख में भी लगता है, ठीक है, तो रोने लगते हैं आप, ठीक, तो आंख से आंसू निकलने लगती, तो क्यों होता है? सल्फर यौगिक के कारण होता है। ठीक है, चलिए। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं, तो आप कहेंगे किसको? सल्फोनिक अम्ल को। किसको? सल्फेनिक अम्ल को निष्कासित करते हैं, जिसकी वजह से आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। इनमें से कौन उड़ सकता है? कह रहा कौन ऐसा है जो उड़ सकता है? तो एमू है, ऑस्ट्रिच है, पेंगुइन। हॉर्नबिल जो है उड़ सकता है। हॉर्नबिल क्या कर सकता है? उड़ सकता है। हॉर्नबिल उड़ता है, यह छोटे आकार और लंबी चोंच वाला पक्षी है। पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। पेंगुइन पानी में तैरता है और धरती पर चल सकता है। ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग भी उड़ नहीं सकता। एमू एक बड़े आकार का पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता है। ठीक है, एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? एक पेड़ की उम्र का पता उसके वार्षिक वलय के छल्ले को गिन करके लगाया जाता है, यानी वर्तमान में उसकी बनने वाली जो वार्षिक छल्ले हैं उसे लगा करके पता लगाया जा सकता है। ठीक है, पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है और आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? हल्दी तना से प्राप्त की जाती है, तने का रूपांतरित रूप होता है। रोजा हिबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम? रोजा हिबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आप कहेंगे गुड़हल का वैज्ञानिक नाम। किसका नाम है? गुड़हल का वैज्ञानिक नाम हो जाता है। दूध से दही के रूप में खट्टा करना, दूध को दही के रूप में खट्टा करना, इसका एक प्रमुख उदाहरण है। किसका है? तो आप कहेंगे किण्वन का एक प्रमुख उदाहरण। किसका? किण्वन का एक प्रमुख उदाहरण होता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न आपका कहा जाता है सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप कहेंगे एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद इधर आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपका इस तरफ है, तो आप कहेंगे अधिकांश कीट किस प्रकार से श्वास लेते हैं? अधिकांश कीट ट्रैकिया प्रणाली द्वारा श्वास लेते हैं। किससे? ट्रैकिया प्रणाली द्वारा श्वसन करते हैं। किसके द्वारा? ट्रैकिया प्रणाली द्वारा श्वसन करते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा? ऊर्जा प्रकाश परिवर्तन प्रक्रिया से अंधकार प्रक्रिया को स्थानांतरित करती है, तो आप कहेंगे एटीपी ऊर्जा प्रकाश प्रक्रिया को एटीपी ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, वर्ष 1954 में आर्नोल्ड एलन और वाटले
के प्रकाश द्वारा एडीपी से उच्च ऊर्जा एडीपी के निर्माण को फोटोफॉस्फोराइलेशन नाम दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक कौन है? फ्रक्टोज है। कौन है? फ्रक्टोज है। शहद का प्रमुख घटक कौन है? फ्रक्टोज है। शहद का प्रमुख घटक कौन है? तो आप कहेंगे फ्रक्टोज है। आपका आंसर कौन सही हो जाएगा? डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं। ऊन एक प्रोटीन है, रेयान रूपांतरित स्टार्च है, रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है, और उसके बाद फ्लोरीन कार्बन का एक अपर रूप है। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है, इसके बारे में आपको बताना होगा। तो जल्दी से बता दिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कह रहा है रेयान एक रूपांतरित स्टार्च है। ये नहीं है। रेयान क्या है? एक कपड़ा होता है। तो रेयान एक पुनर्निर्मित सेलुलोज फाइबर है जो पौधी स्रोतों से तैयार किया जाता है। इसका विकास रेशम के विकल्प के रूप में किया गया है। रेयान मानव निर्मित एक प्रथम फाइबर है। रेयान मानव निर्मित एक प्रथम फाइबर है। इस अन्य सुमेलित है। ठीक है। औद्योगिक विषाक्तता विज्ञान शोध केंद्र स्थित है कहाँ पे? तो आप कहेंगे लखनऊ में। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। टेक्सकोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं किसके द्वारा? तो आप कहेंगे वृद्धि मापने के लिए। किसका? वृद्धि मापने के लिए ऑक्सेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। कह रहा निम्न में से कौन सा भ्रूणपोषी बीज है? कौन सा बीज ऐसा जो भ्रूणपोषी है? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपने आयोग ने गलत मान लिया है। सबको नंबर बराबर दिया गया। मकड़ी के श्वसन अंग कौन सा होता है? मकड़ी में बुकलंग्स पाया जाता है। मकड़ी में, बिच्छू में क्या पाया जाता है? बुकलंग्स पाया जाता है। श्वसन अंग क्या पाया जाता है? बुकलंग्स पाया जाता है। ठीक है। स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? तो आप कहेंगे पोरीफेरा का। किसका विशिष्ट लक्षण है? पोरीफेरा का है। स्पंज गुहा पोरीफेरा जंतु संघ के जीवों का विशिष्ट लक्षण है। यह प्राणी जगत के एकमात्र ऐसे जंतु हैं जो कि चल फिर नहीं सकते। ठीक है। इनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे होकर जल इनके शरीर से बाहर प्रवेश करता है। इसका शरीर बेलनाकार होता है। इसका नलिका तंत्र पाया जाता है। यू स्पंजिया ल्यूकोसोनियल। निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? बकरी की नस्ल नहीं है तो मिताऊ, बलूची, बीटल, गोरी। तो यहाँ बताएंगे उपर्युक्त में प्रश्न में मिताऊ, बलूची और गोरी बकरी की नस्लें नहीं है, जबकि बीटल बकरी की नस्ल है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा, नहीं काट दिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा? बीटल सही हो जाता, लेकिन नहीं दिया गया है तो इसलिए आपके ये तीनों आंसर सही होते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल सामग्री नहीं, बायोडिग्रेडेबल सामग्री नहीं है, यानी तो आप कह देंगे एल्युमिनियम फोल्ड्स जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल सामग्री नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ जाएं। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित कौन सा हिस्सा शामिल होता है? एक पौधे का कौन सा हिस्सा शामिल होता है? तो आप कहेंगे पत्तियां शामिल होती हैं। पत्तियां ट्रांसपिरेशन करती। पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती हैं होती हैं, क्या होती है? वाष्पोत्सर्जन होता है। क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है? वाष्पोत्सर्जन। और उसके बाद इक्विफर जलभृत क्या है? इक्विफर जलभृत क्या है? तो आप बताएंगे इक्विफर जलभृत क्या है? तो आप कहेंगे इसका आंसर बता देंगे भौम जलस्तर के नीचे संतृप्त क्षेत्र। उसके बाद आगे आ जाते हैं, एक पौधे की पत्ती को किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? एक प्रकार की पत्ती के किस प्रकार की कोशिकाओं में? पैरेन्काइमा में। किसमें? पैरेन्काइमा में रहता है। कहाँ पे रहता है? पैरेन्काइमा में। कैंसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर के लिए, कैंसर के लिए नहीं, माफ़ करिएगा, केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो आप कहेंगे वर्तिकाग्र। किसका उपयोग में लाते हैं? वर्तिकाग्र को उपयोग में ले आते हैं। केसर एक मसाला है जिसका क्रोकस सेटाइबस नामक पौधे से प्राप्त वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। केसर को कुमकुम, ठीक, जाफरान या सैफरान भी कहते हैं। मशरूम किसके उदाहरण है? मशरूम फंजाई यानी कवक का उदाहरण। किसका? कवक का उदाहरण होता है। मशरूम किसका उदाहरण? कवक का उदाहरण। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक लखनऊ में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? लखनऊ में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी है, गर्व महसूस कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है सिक्के का, ऊर्जा का सिक्का किसे कहा जाता है? ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। एटीपी को क्या कहते हैं? ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। पौधों में मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? वह कहलाती है, वह क्या कहलाती है? तो श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है।
आगे बढ़ जाएं। वायुकोश उपस्थित होते हैं, वायुकोश उपस्थित होते हैं किसमें? जलोद्भिद में। वायुकोश उपस्थित होते हैं किसमें? जलोद्भिद में। और निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ता है? अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ने वाले पौधे को क्या कहते हैं? यूट्रिकुलेरिया या बीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं। तो यूट्रिकुलेरिया आपका एक पौधा है जो कीटों को पकड़ता है। इधर आ जाते हैं, आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली पाई जाती है? कोशिका में पाचन थैली लाइसोसोम पाई जाती है। ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। तो कौन सी पाचन थैली पाई जाती है? लाइसोसोम पाई जाती है। कौन सी? लाइसोसोम पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते यदि वे फल भक्षी पक्षियों के पाचन क्षेत्र से ना गुजरें। इसका कारण क्या है? बीज आवरण अपारगमता। क्या है? बीज आवरण अपारगमता। क्या है? बीज आवरण अपारगमता। ठीक, उसका भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधा कौन है? कह रहा भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधा है। तो आप कहेंगे बीटी काटन। क्या है? बीटी काटन, जिसे आप कहते हैं बैसिलस थोरिनजेंसिस बैक्टीरिया से संशोधित करके बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित वाणिज्य के तौर पर उपयोग किया जाता है? बीटी बैगन। कौन है? बीटी कपास है। बीटी काटन, बीटी काटन। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गत करने में मदद करता है? उसे स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, जाइलम वाहिकाओं द्वारा होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं? कह रहा कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? तो आप कहेंगे इनमें त्रिकच्छकी हृदय पाया जाता है। इसमें त्रिकच्छकी हृदय पाया जाता है। उसके बाद अच्छा, लक्षण नहीं है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किस जानवर की लघु छोटी आंत होती है? लघु छोटी आंत होती है। किस जानवर की लघु छोटी आंत होती है? तो आप कहेंगे किसकी? तो आप कहेंगे इसमें से चारों में से आंसर जो होगा आपका सही किसका होगा? शेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेर हो जाता है। इधर आ जाते हैं, आपके 2-4 प्रश्न और हैं और ये सीरीज आपकी पूरी होने चल रही है। उसके बाद लिटमस विलयन एक बैगनी रंग का रंजक होता है जिसे प्राप्त किया जाता है किससे? लाइकेन से। किससे प्राप्त करते हैं? लाइकेन से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किससे प्राप्त करते हैं? लाइकेन से प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लिटमस सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। इसे लाइकेनों से प्राप्त किया जाता है। अम्लीय विलयन में मिलने पर लिटमस का रंग लाल और क्षारीय विलयन में मिलने पर नीला हो जाता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। एस्केरिया एस्केरियाई एस्केरिया कोलाई को जल में निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे मल संबंधी पदार्थ के रूप में। किस रूप में? मल संबंधी पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती? कौन सी प्रक्रिया ऐसी एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती? तो कौन सी प्रक्रिया है? श्वसन की प्रक्रिया है जो एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है। और इस प्रकार से यह सीरीज आपकी क्या होती है? पूरा होती है। बायोलॉजी से आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल एक वीडियो अपलोड किया गया था और आज एक वीडियो अपलोड किया गया। हम उम्मीद करते हैं इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे। हम लोग फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।